ऑल ऑफ यू और डिज़ायर क्यू में आप सबका स्वागत है। और चलिए मैं लेकर आए हैं बाल विकास शिक्षण शास्त्र का है एनालिसिस है क्लियर आपके सामने स्क्रीन पे ये जाता है। अब देखिए प्रश्नों की संख्या पे आ रहे हैं। यदि कोई नए होंगे तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे, अच्छा लगे तो लाइक करना, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलेंगे। चलिए, सामाजिक नियमों के कानूनों के विरुद्ध व्यवहार करने वाला बालक कहलाता है। तो पिछड़ा बालक, मंदबुद्धि बालक, जड़त्व बालक और बाल अपराधी बालक। तो क्या होगा आंसर इसका? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा बाल अपराधी बालक, अर्थात इसका क्या होगा? बाल अपराधी बालक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 बाल अपराधी बालक क्यों होगा से देखिए, यदि ऐसा बालक जिसका व्यवहार समान सामाजिक व्यवहारों से इतना भिन्न हो जाता है कि समाज विरोधी कहा जाता है, अर्थात वह सामाजिक नियमों और कानूनों के विरुद्ध व्यवहार करने लगता है, यानी समाज के नियमों का विरोध करेगा, इसलिए वह सामाजिक क्या है? समस्यात्मक बालक कहलाएगा, अपराधी बालक भी कहते हैं। चलिए, एक शिक्षक को कक्षा में कार्य करना चाहिए प्रगतिशील भूमिका से, प्रभुत्ववादी भूमिका से है, प्रजातांत्रिक भूमिका से है, प्रभावशाली भूमिका से होगा। तो क्या होगा आंसर इसका? इसका आंसर आपका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। तो ऑप्शन नंबर 3 में क्या है? इसका होगा प्रजातांत्रिक भूमिका। 2 प्रश्न का ऑप्शन 2 कि अब क्यों होगा? तो एक शिक्षक को कक्षा में प्रजातांत्रिक भूमिका होना चाहिए क्योंकि बच्चे में विभिन्न समस्या सटीक रूप से समझने की सहायता मिलेगी। जैसे ही एक अच्छे बालक माहौल से या शिक्षक छात्र के बीच पारस्परिक सौहार्द होता है जो बच्चे के कक्षा में विकास के लिए लाभकारी होता है, इसलिए होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, आपके स्क्रीन पे जाता है। अब देखिए क्या है? अधिगम का सबसे उपयुक्त कार्य क्या है? व्यक्ति समायोजन है, सामाजिक राजनीतिक चेतना है, व्यवहार परिवर्तन है और स्वयं को रोजगार के लिए तैयार करना है। तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर क्या होगा? 3 नंबर का भी ऑप्शन आपका हो जाएगा 3, व्यवहार में परिवर्तन। अब व्यवहार में परिवर्तन क्यों? व्यवहार परिवर्तन अधिगम सबसे उपयुक्त कार्य है और कार्यान्वयन के अनुसार शिक्षा अनुभव और परिणाम स्वरूप व्यवहारों में परिवर्तन द्वारा ही व्यक्त किया जाता है, इसलिए इसके तात्पर्य के नियमों के अनुसार जब बालक सीखने के लिए तैयार हो जाता है तब वह जल्दी ही प्रभावी तरीके से सीख लेता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है। नेक्स्ट है, देखिए थोड़ा धुंधलाई लेकिन सुनने की कोशिश जरूर करेंगे। कराए कि एक सजीव, अब देखिए यहाँ पे है एक सजीव कक्षा स्थिति में निम्नलिखित में से सबसे अधिक संभावित है? कभी कभार, हंसी का शोर, पूर्ण रूप से शांति, शिक्षक छात्र वार्ता, विद्यार्थियों के बीच तेज आवाज़ में वार्तालाप। तो इसका 4 का क्या होगा? 4 का ऑप्शन जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। क्या है? शिक्षक छात्र वार्तालाप। ठीक है। अब क्यों शिक्षक छात्र वार्तालाप? क्योंकि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया अंतर्गत कक्षा कक्ष में शिक्षक छात्र का बर्ताव होना संभावना बनी रहती है हमेशा। नेक्स्ट प्रश्न है, व्यक्ति भिन्नताओं का क्षेत्र, लिंग भेद से, शारीरिक रचना से, मानसिक योग्यता, ये सभी। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 ये सभी हो जाएगा। क्यों कहोगे? स्किनर का विचार था कि व्यक्ति भिन्नता में संपूर्ण व्यक्तित्व ऐसे पहलू सम्मिलित की जाती है जिनका मापन क्या है? जिनका मापन जो है मापन हो सके, जैसे पहलुओं को लिंग भेद, रचना, मानसिक योग्यता का प्रमुख हो। नेक्स्ट प्रश्न आपके ऊपर स्क्रीन पे जा रहा है, ये 6ठा है। करा कि निम्नलिखित में कौन सा मानव विकास की सही क्रम है? तो सही क्रम क्या होगा इसका आंसर? इसका सही क्रम आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था। बताई थे शैशवावस्था, फिर शैशवा, बाल्यावस्था होता है। देखिए वैसे शैशवावस्था का क्या होता है? 0 से लेकर 2 यानी ऊपर तक जाएगा 5 तक, और यानी 6 से 12 जो होता है बाल्यावस्था होती है, और किशोरावस्था 12 से ऊपर यानी 13 से लेके 18-19 तक, और 19 से ऊपर जो होगा वह प्रौढ़ अवस्था में आ जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट है, जब तक बालक सीखने के लिए तैयार होता है तब तक जल्दी ही प्रभावशील तरीकों से हो जाता है। यह कथन प्रतिपादित करता है किसका है? तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? 7 नंबर का आपका ऑप्शन जो हो जाएगा ये 1 नंबर हो जाएगा। 7 का क्या है? थर्नडाइक।
अब देखिए थॉर्नडाइक महोदय ने क्या कहा था, थॉर्नडाइक है जब सीखने के लिए जल्दी या प्रभावशाली सीखता है, सिद्धांत तो थॉर्नडाइक का ही था। नेक्स्ट है, आपके अनुसार शिक्षण क्या है, एक प्रतिक्रिया, एक कला है, एक कौशल है, क्या होगा? तो इसका हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन, यानी 2 और 3, एक प्रतिक्रिया भी है और एक कला भी है। अब देखिए नेक्स्ट हम लोग इसका एनालिसिस क्लियर कर लेंगे क्यों होगा। शिक्षण का अर्थ होता है अधिगम करना या शिक्षित करना। प्रतिक्रिया, शिक्षण कार्य शिक्षकों द्वारा किया जाता है जो कि सुनिश्चित पाठ्यक्रम में आधारित होता है, अर्थात शिक्षण एक कला कौशल है जो बालकों के ज्ञानात्मक पक्षों को विकास अनिवार्य रूप से करता है। प्रश्न संख्या 9 पे देखेंगे। देखिए प्रश्न संख्या क्या है, 9 है। तो 9 में क्या करा है कि मानव आवश्यकता का पदानुक्रम किसने दिया था? थॉर्नडाइक, मॉसले और क्या है, गिलफोर्ड और कोफा ने। तो कौन होगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, मास्लो ने दिया था मानव आवश्यकता के पदानुक्रम में। मास्लो ने क्या दिया था? मानव आवश्यकता के पदानुक्रम के सिद्धांत में मास्लो द्वारा प्रतिपादित की गई थी। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जीपेड का होता है फुल फॉर्म, दिया गया था। किसने दिया था? ये तो क्लियर है, याद होगा, इसमें बताने की कोई ज़रूरी नहीं है, वाइगोत्स्की ही ने दिया था। सबको अगर जिनको पता नहीं होगा तो जी फॉर जोन होता है, पी फॉर प्रॉक्सिमल, डी फॉर डेवलपमेंट, जो वाइगोत्स्की ने दिया था समीपस्थ विकास क्षेत्र के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 11 नंबर। व्यक्ति का समाजशास्त्रीय प्रकार का सिद्धांत दिया था, यह है हिप्पोक्रेटस द्वारा, क्रेचमर के द्वारा, शेल्डर के द्वारा और आपका शोल्डर के द्वारा, स्पेंसर के द्वारा। तो क्या होगा आंसर इसका जो आंसर जो हो जाएगा आपका 11 नंबर का 4 ऑप्शन हो जाएगा, स्पेंसर के द्वारा दिया गया था। आप देखिए स्पेंसर के द्वारा क्यों दिया गया, क्योंकि व्यक्ति के समाजशास्त्रीय प्रकार सिद्धांत स्पेंसर का बहुत बड़ी भूमिका रही है। उन्होंने अपने एक पुस्तक लिखा था टाइप्स ऑफ मैन, व्यक्ति के सामाजिक कार्यों के स्थिति के आधार पर ही व्यक्ति के 6 प्रकार बताया था, सैद्धांतिक, फिर आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक और कलात्मक। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, वह कथन जो व्यक्तित्व भिन्नताओं के संदर्भ में सत्य नहीं है। यहाँ देखिए क्या है, पहले ये आपको बता रहा है कि सत्य नहीं है। सबसे बड़ी बात ये है कि यह पूछ रहा है कि क्या है, सत्य नहीं है, इस पे जोर देना है। तो सत्य नहीं है तो ऑप्शन के अनुसार छाटेंगे। तो क्या है, अब देखिए व्यक्ति विशेष प्रकार से भिन्न है, व्यक्ति विशेष कोटि में भिन्न है, व्यक्ति विशेष प्रकार के कोटि दोनों से भिन्न है, व्यक्ति विशेष ना तो कोटि है ना भिन्न का। ये देखिए इसका ऑप्शन जो हो जाएगा सीधा सा 3, व्यक्ति विशेष प्रकार के कोटि से भिन्न है, यही आपका क्या होगा, गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा 3। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट शिक्षण विधि किससे संबंधित है? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रोजेक्ट यानी सीधी से देखिए इसको देख करके बता सकते हैं, फ्रोवेल, जॉन डीवी, आर्मस्ट्रॉन्ग और मैकडूगल। तो कौन है? ये आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। जॉन डीवी ने क्या है, प्रोजेक्ट विधि से संबंधित है। आप देखिए जॉन डीवी ने क्या कहा, से समझ लीजिए इसको। जॉन डीवी साहब जो कहे इसके बारे में कि प्रोजेक्ट विधि 1918 में दिया गया जॉन डीवी द्वारा। इन्होंने विद्यार्थियों के उद्देश्यपूर्ण क्रियाकलापों और समस्या के समाधान की क्षमता को उनकी ज़रूरतों की रुचि, अधिगम और योग्यता विकास केंद्र में रखने का कार्य किया था। नेक्स्ट प्रश्न अब चलेंगे। देखिए ये है आपके सामने है, 13 हो गया। 14 नंबर है, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रमों किस वर्ष लागू किया? जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम किस वर्ष लागू किया गया था? तो किस वर्ष लागू किया गया था, क्या किया गया था? तो ये आप देखिए तो 1990, 1993, 1998 और 2000। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। 2 में हो जाएगा 1993। 14 का 2, 14 में 2 होगा कि जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम 93 ही लागू किया गया था। शिक्षा का उद्देश्य क्या होता है? तो शिक्षा का उद्देश्य क्या होगा, करा कि एक नागरिक बनना, ऐसे व्यक्ति का निर्माण जो समाज के लिए उपयोगी हो, व्यवहारिक का निर्माण करना, उपयुक्त सभी। तो क्या हो जाएगा 4 नंबर का, ऐसे भी देख रहे हैं तो ऑप्शन हो जाएगा 4 नंबर, उपयुक्त में से
सभी शिक्षा का। क्यों सभी हो जाएगा? क्योंकि स्वामी दयानंद सरस्वती का विचार था कि शिक्षा चरित्र निर्माण का सही क्रम है और जिसने जीवन के एक साधन बताया जिसका मुख्य उद्देश्य था नागरिकों का निर्माण करना और जो समाज के लिए काफ़ी उपयोगी साबित हो। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 16 नंबर। फ्रोवेल निम्नलिखित में खेल का प्रमुख बल दिया। फ्रोवेल ने कौन सा खेल का प्रमुख बल दिया है वो बताना है आपको। फ्रोवेल ने कौन सा खेल पे प्रमुख बल दिया है? तो देखिए यह क्या है, गेंद का खेल, ब्लॉक का खेल, आकृति का खेल, ये सभी। तो यह क्या है, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। खेल जो गेंद का खेल पे इन्होंने फोकस ज़्यादा दिया। फ्रोवेल जो है खेल के प्रणाली का जन्मदाता माना जाता है। उनका विचार था कि सभी प्रकार के खेल जो मैदान में खेले जाते हैं बालकों के शारीरिक, मानसिक, सृजनात्मक, सामाजिक और विकास को बढ़ाने में सहायता प्रदान करता है। इसलिए फ्रोवेल साहब ने गेंद का खेल का बहुत बड़ी भूमिका दी है। नेक्स्ट है प्रयोगात्मक विधि से सर्वप्रथम प्रस्तावित किया। कौन है? जूडे है और राइसन है, कार्नमैन है, विलहेल्मुट वुन है, कोलिन्स ड्रेवर है। तो क्या होगा ऑप्शन 17 का 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 3 में क्या है? विलहेल्स वुंटे हैं। यह प्रयोग विधि के सर्वप्रथम विलहेल्म्ड वुंट ने प्रस्तावित किया था। उन्होंने ही प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का पिता भी कहे जाते हैं। इस विधि के अंतर्गत पूर्व विधि निर्धारित दशाओं को मानव व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है 18 नंबर। बालक का चिंतन किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? तो आत्म केंद्रित, समाज केंद्रित और आपका यथार्थवाद, व्यक्तिवाद। तो क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर यह 4 व्यक्तिवाद। व्यक्तिवाद क्यों होगा? क्योंकि चिंतन मानसिक प्रतिक्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है। बालक के ज्ञानात्मक पहलू में सजीवतावाद, यथार्थवाद और आत्म केंद्रित तो पाई जाती है, किंतु व्यक्तिवाद का अभाव रहता है। इसलिए नेगेटिव प्रश्न है। तो बालक का चिंतन किसके द्वारा प्रदर्शित नहीं होता है? तो व्यक्तिवाद द्वारा नहीं होता है, सजीववाद होता है, आत्मकेंद्रित, यथार्थ ने समूह शिक्षण। समूह शिक्षण क्या है? से देखिए ना, इसमें समूह शिक्षण क्या है? समूह शिक्षण है तो क्या होगा? तो इसमें देखिए समूहों के रुचि विशेषता का इष्ट प्रयोग करने हेतु शिक्षकों को समूह का प्रशिक्षण करना ही होता है। ये चलिए डायरेक्ट आंसर पे चलते हैं हम लोग। 1 नंबर आंसर होगा, यानी समूह शिक्षण है समूह संसाधनों की रुचि विशेषता का इष्टतम उपयोग करने हेतु शिक्षक समूहों द्वारा प्रशिक्षण। क्योंकि लंबा है तो आप लोग इसको पढ़ लेंगे। बाल अंतर्बोध, अब इसका है बाल अंतर्बोध परीक्षण का निर्माण किसने किया था? मैरे ने, ब्लेक ने, रॉबर्ट ने, रोजन विंग ने। तो कौन किया था? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा बेल ने किया था। बहुत इंपॉर्टेंट है। बेल ने क्या कहा था? से देखिए, बाल अंतर्बोध परीक्षण, जिसको कैट के नाम से भी जाना जाता है, का प्रतिपादन जो 1949 में लियोपोल्ड ब्लैक कहा जाता है, इनका पूरा नाम है, शोमान सोरल बेल के द्वारा ही किया गया। यह मरे के जरूरतों को आधारित सिद्धांत का अनुसरण किया था। नेक्स्ट है कि एक शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण चुनौती क्या होगी? एक शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण चुनौती क्या होगा? तो इसका होगा विद्यार्थी को उनका गृह कार्य करवाना, उसके बाद शिक्षक अधिगम प्रतिक्रिया के आनंद प्रदान करना, कक्षा में अनुशासित बनाए रखना, प्रश्न पत्र तैयार करना। तो क्या होगा इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका 2 नंबर हो जाएगा। शिक्षण अधिगम प्रतिक्रिया के आनंद बनाना होता है। और क्यों होता है? तो एक शिक्षक के लिए प्रशिक्षण अधिक प्रतिक्रियाओं का आनंददायक बनाना उसकी सबसे बड़ी महत्वपूर्ण चुनौती होती है। सामूहिक शिक्षा से तात्पर्य क्या है? सामूहिक से इंक्लूसिव एजुकेशन। अब देखिए इंक्लूसिव एजुकेशन से क्या तात्पर्य पूछ रहा है कि होगा? तो इसमें आपका जो है, इसका जो है सबसे बड़ी बात है कि नियमित विद्यालय में सभी प्रकार के बालकों के बिना किसी भेदभाव को स्वागत करना, शिक्षक एक विशेष तरीके से जिससे बालक के सीखने बड़ी दाखिला प्रतिक्रिया को बढ़ावा, शिक्षण के लिए विशेष विद्यालय का प्रयोग, एकदम गुड। 4 नंबर होगा। शिक्षण के लिए
विशेष विद्यालय का प्रयोग करना होगा सामूहिक शिक्षा के लिए। अब देखिए डाउट है तो देखिए, सामूहिक शिक्षा से तात्पर्य नियमित विद्यालय से नहीं है, सभी प्रकार के बालकों को बिना किसी भेदभाव को स्वागत करना है। अर्थात सामूहिक शिक्षा समाज के सभी वर्गों के बच्चों को शिक्षा की मुख्य आधार संविष्ट करें, शिक्षा के समान अवसर उपलब्ध कराएं, यही होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन पुनर्बलन का प्रकार नहीं है। देखिए इसमें क्या है, प्रकार नहीं है, निगेटिव है, निगेटिव पे ध्यान देना है। निगेटिव पे है तो ध्यान देना, इसका आंसर क्या होगा, सकारात्मक। सकारात्मक क्या है, सकारात्मक पुनर्बलन शारीरिक दंड, नकारात्मक शाब्दिक पुनर्बलन उपयुक्त में से कोई नहीं, बिल्कुल 4 नंबर हो जाएगा। कोई नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, तो पुनर्बलन में सकारात्मक शाब्दिक पुनर्बलन का नकारात्मक शाब्दिक पुनर्बलन शारीरिक दंड शामिल होता है, इसलिए विकल्प 4 ही उपयुक्त एकदम बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। अब देखिए यह है, थोड़ा सा धुंधलापन है लेकिन इसको सुनेंगे जरूर। करा कि एक व्यक्ति वैधानिक रूप से दृष्टिबाधित है, यदि उसका विजन क्षेत्र 20 डिग्री सेल्सियस हो तो उसकी विजुअल एक्यूटिव क्या होगी। तो कह रहा है कि क्या होगी इसकी अब देखिए इसमें विजुअल एक्यूटिव इसका क्या होगा। कह रहा है कि अत्यधिक उपयुक्त सुधार के साथ साथ ठीक आंखों 6/6 से कम हो, अत्यधिक उपयुक्त सुधारों के साथ साथ क्या हो 6/7 हो। नेक्स्ट 3 में है 6/30 हो, और 4th में है इसका जो है आँख का जो होता है 6/60 हो कम से कम। यही आपका आंसर हो जाएगा आपका ये क्या, सर्वाधिक उपयुक्त सुधारों के साथ साथ ठीक आँखों में 6/60 से कम होना चाहिए। और क्यों होना चाहिए, क्योंकि ठीक आँख में जो विजुअल एक्यूटिविटी जो स्केल होता है 20/200 या 6/60 या उसको हम बोलेंगे 0.110 विजन से 1 होता है। इसे विजुअल एक्यूटिव VA के साथ को साफ देखने भी कहते हैं, मतलब इससे क्लियर दिखता है, प्रकाशीय तंत्र कारकों पर निर्भर करता है। नेक्स्ट है, विद्यार्थी में अभिप्रेरणा विकसित करने के लिए एक शिक्षक को क्या करनी चाहिए। क्या करना चाहिए, कह रहा है कि गला काट के प्रतियोगिता को प्रोत्साहित करना चाहिए, विद्यार्थी के सम्मुख एक अपर्याप्त लक्ष्य रखना चाहिए, नई तकनीकी या नई विधियों का प्रयोग करें, उनके आकांक्षा स्तर का घटाना। तो 25 का क्या हो जाएगा, आंसर नंबर 3 होगा, नई तकनीकी के नई विधियों का प्रयोग करना। अब देखिए 25 का 3 नंबर में है, कह रहा है कि अभिप्रेरणा किसी भी विद्यार्थी के लिए विशिष्ट अवस्था होती है जो उसे उसके लक्ष्य की ओर गाइडेंस करती है, निर्देशित करती है। अतः विद्यार्थी में अभिप्रेरणा विकसित करने के लिए यह आवश्यक है कि शिक्षक अधिक से अधिक नई तकनीकियों का विधियों का प्रयोग करें। नेक्स्ट प्रश्न है आपके स्क्रीन पे है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सतत और व्यापक मूल्यांकन है। CCE इसको देखिए क्या होगा आंसर इसका, ये सतत व्यापक है तो क्या हो जाएगा इसका जो है देखिए, एक विद्यालय आधारित मूल्यांकन, एक विद्यार्थी के तनाव को कम करना, इसमें से नंबर को स्थान पर ग्रेड प्रयोग करना, इसमें शिक्षकों को बोझ को बढ़ जाता है। तो क्या हो जाएगा इसमें शिक्षक पर बोझ बढ़ जाता है, यही होगा ऑप्शन नंबर 4, शिक्षकों का पर बोझ बढ़ जाता है। अब क्यों बोझ बढ़ जाता है भाई, देखिए सतत और व्यापक मूल्यांकन विद्यार्थी को बोधात्मक, मनोप्रेरक और भावात्मक कौशलों के विकास में सहायक होता है, अर्थात साथ ही अध्यापक को प्रभावकारी कार्य नीतियाँ आयोजित करने में सहायक होता है। 4 नंबर ऑप्शन है। नेक्स्ट है प्रश्न, देखिए ये प्रश्न जो है आपके स्क्रीन पे है, एक प्रभावी शिक्षक वह है जो कर सकता है कक्षा का नियंत्रण कर सकता है, फिर क्या है उसके बाद है आपको कम समय में अधिक सूचना देता है, विद्यार्थी को सीखने के लिए प्रेरित करता है तथा कार्यों को ध्यानपूर्वक जांच करता है। तो बिल्कुल सही है, ऑप्शन दिख रहा है 3 हो जाएगा, विद्यार्थी को सीखने की अभिप्रेरित करेगा, क्योंकि विद्यार्थी जो है जब सीखने के लिए अभिप्रेरित करता है शिक्षक तो सीखने में काफ़ी रुचि लेता है। नेक्स्ट है, ऑपरेशन
ब्लैक बोर्ड का परिणाम क्या है? कोठारी आयोग है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या है, और उसके राष्ट्रीय शैक्षिक योजना है 1986, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रचना 2000 है। तो क्या होगा आंसर इसका? जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। राष्ट्रीय शैक्षिक योजना 1986 जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यह ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड द्वारा ही मेन उद्देश्य में रखा गया था। राष्ट्रीय शैक्षिक योजना 1986 के परिणाम था। इस योजना के अंतर्गत विद्यालय में कम से कम, विद्यालय में ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड क्या होता है इसे जान लीजिए। विद्यालय में कम से कम 2 कमरे हो एवं 2 शिक्षक के साथ आवश्यक खिलौने, ब्लैक बोर्ड, नक्शे, चार्ट की व्यवस्था होनी चाहिए। इसी के बोलते हैं ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, जो 1986 का दिन है एनपीसी। निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम का क्षेत्र नहीं है? देखिए इसमें क्या है, अधिगम का क्षेत्र नहीं है। संज्ञानात्मक है, क्रियात्मक है, आध्यात्मिक नहीं है। 29 का क्या होगा? सीधी से है, आध्यात्मिक नहीं है। क्यों नहीं है इसे देख लिए। अब कह रहा है कि अब इस अभ्यास जो कराते हैं अनुभूति से व्यवहार में धारणा योग परिवर्तन अधिगम लाया जाता है। संज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक पक्ष है, लेकिन यह आध्यात्मिक आप लोग को पढ़ाया भी नहीं और आप लोग पढ़े भी नहीं हैं, इसलिए नहीं होगा। शिक्षण का अधिकार, शिक्षण का क्या है? शिक्षण का अधिकार अधिनियम 2019 क्रियान्वयन के बाद कक्षा कक्ष और क्या है? अप्रभावित, क्योंकि शिक्षा का अधिकार विद्यालय से कक्षा के औसत आयु को प्रभावित नहीं करवाता है। उसके बाद है आपको जेंडर के अनुसार अधिक सजते नहीं होगा, आयु के अनुसार सर्वाधिक समजातीय, आयु के अनुसार अधिक विषम जातीय। तो इसका 3 ऑप्शन होगा। क्या है? आयु के एज के अनुसार इसकी समजातीय करना, तभी बच्चा वह सीख पाएगा। आखिर देख लीजिए क्यों होगा। शिक्षण अधिनियम जो है 2009 सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा पर बल दिया है। समाज में पिछड़े निर्धन वर्ग की आवश्यकता को देखने को मिलता है और यह भोजन की व्यवस्था भी करती है। अब देखिए ये 2009 जो है शिक्षा अधिनियम जो लाया था, लेकिन 1986वें संशोधन के माध्यम से इस शिक्षा को क्या किया कि संशोधित करके निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के रूप में लागू कर दिया, जो यह 2010 में लागू कर दिया। चलिए थैंक यू। यदि अच्छा लगे तो कमेंट करना और लाइक करना, जो नए होंगे सब्सक्राइब ज़रूर कर लेंगे। थैंक यू, धन्यवाद सब किसी को।